तो फिलहाल ये देश भर में हो रही जश्न की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर में हम आपको लिए चलेंगे इसरो के सेंटर, जहां पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है और हमारे वो तमाम वैज्ञानिक जिनका ये टीम एफर्ट, ये टीम वर्क जो सफलता के नए आयाम को छू चुका है, उनकी जुबानी सुनेंगे, क्योंकि पूरा देश इंतजार कर रहा है उन्हीं की आवाज का, उनके अपने एक्सपीरियंस का। आज वो कैसा महसूस कर रही हैं, सालों की ये जो मेहनत थी और किस तरह से इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, सब कुछ वो बताने वाले हैं। लेकिन फिलहाल इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए देश के हर एक हिस्से से ये जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। ढोल नगाड़े, हाथों में तिरंगा लिए आतिशबाजी करते हुए लोग आपको नजर आएंगे। मेरी तरफ से आपको, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और सबको मेरी तरफ से अभिनंदन कह दीजिए। और हो सके उतना जल्दी मैं आप सबको रूबरू में भी बधाई दूंगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। ओके, नमस्कार। Moon or Earth, what we are trying to do. There are 7 instruments on board Aditya L1. Now let me complete some more. तो फिलहाल अभी आपने जो सुना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर बात की है और जो भी लग रहा था कि वो इसरो चीफ से ही बात कर रहे थे और उन्हें शुभकामनाएं दे रहे थे। उन्होंने कहा कि वो जल्द ही जैसे ही वापस लौटेंगे समिट से रूबरू होकर शुभकामनाएं देंगे, उनके बीच में वो होंगे। तो ये जो खुशी है इस वक्त न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में इसका डंका बजा है और ये खुशी जाहिर की जा रही है। फिर चाहे वो हिंदुस्तान की तस्वीरें तो आप देख रहे हैं, फिर चाहे वो पाकिस्तानी क्यों ना हो, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से बयान आया था कि वो चाहते हैं कि ये सक्सेस हो और एक बहुत बड़ा आयाम है जो लिखा जाएगा सफलता के पन्नों पर। और ऐसे ही लिखा गया है। आप अमेरिका की नासा की बात कर लीजिए या और आप दूसरे देशों की बात कर लीजिए, तो इस वक्त हिंदुस्तान पर सबकी निगाहें टिकी हैं। और अब देखिए अंतरिक्ष में भी कैसे भारत का डंका आज बजा है। ये तस्वीरें महज बानगी भर हैं। तो अलग अलग जगहों से देश के हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए तिरंगा हर तरफ आपको नजर आएगा और यही कारण है कि लोग ढोल नगाड़ों की थाप पर गा रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। एक बार फिर से हम चलते हैं इसरो सेंटर, हमारे सहयोगी पिनास वहां पर मौजूद है। पिनास, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, कितनी देर में शुरू होगी, क्योंकि सब सुनना चाहते हैं। अयोध्या प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो चुकी है। अंग्रेजी में अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, तो इंतजार है, क्योंकि सोमनाथ जो हैं वो बहुत अच्छी हिंदी भी बोलते हैं, तो इंतजार है कि अब वो हिंदी में अपना संबोधन करेंगे। तो हम न्यूज नेशन के दर्शकों को हिंदी का संबोधन जो है सीधे लाइव दिखाएंगे। मैं अपने कैमरा पर्सन संजय से कहूंगी कि वो इसको जूम इन करके दिखाएं कि किस तरह से यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। और ये बेसिकली अभी संबोधन हो रहा है, उसके बाद मीडिया के साथ जो है अभी ब्रीफ कर रहे हैं। सोमनाथ जो है इसरो चीफ जो है वो ब्रीफ कर रहे हैं कि क्या कुछ अगले 40 दिनों में होने वाला है, 14 दिनों में माफ कीजिएगा, और किस तरह से एक एक अपडेट जो है उससे ली जाएगी, क्या खास चीजें हैं जिनका ख्याल जो है वो रखा जाएगा। और अब से कुछ ही देर बाद जब धूल जो है वहां पर सेटल डाउन हो जाएगी तो विक्रम लैंडर से उसके भीतर से एक दरवाजा, एक तरह से अगर एक आम भाषा में कहूं तो उस तरह से खुलेगा वो पैनल और वो फ्लैट हो जाएगा, रैंप बनेगा और फिर प्रज्ञान रोवर जो है वो बाहर आएगा और प्रज्ञान रोवर जो है वो फिर उसके बाद जो अपना मिशन है उस पर लग जाएगा। उसके सोलर पैनल जो है चांद पर इस वक्त सुबह होगी तो वहां पर सूर्योदय होगा, तो वहां पर उसकी एनर्जी से चार्ज होंगे उसके सोलर पैनल और वहां पर आने वाले 14 दिन तक जो है वो जानकारी जुटाएगा। आपको बता दें कि विक्रम लैंडर के ऊपर भी कैमराज लगे हुए हैं और प्रज्ञान रोवर के ऊपर भी कैमराज लगे हुए हैं। साथ ही 3 पेलोड विक्रम लैंडर के ऊपर हैं और 2 पेलोड जो हैं वो प्रज्ञान रोवर के ऊपर हैं। तो अलग अलग काम जो है वो सौंपा गया है कि किस तरह से वहां पर जो तापमान है वो इतनी ज्यादा गर्मी जो है उसकी सतह को किस तरह से पार होने देती है उसको स्टडी करेंगे। वहां पर इतने ज्यादा भूकंप क्यों आते हैं, कितने बड़े पैमाने पर आते हैं उसको स्टडी करेंगे। वहां की मिट्टी को स्टडी करेंगे कि खनिज वहां पर कहां और किस मात्रा में मिल सकता है। तो अलग अलग जो सेंसर्स हैं वो अलग अलग स्टडी करेंगे और फिर डेटा भेजेंगे आने वाले 14 दिन तक। तो आखिरकार भारत ने चांद पर तिरंगा फहरा दिया है। इसके साथ ही हिंदुस्तान दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने चांद के साउथ पोल यानी दक्षिण ध्रुव पर लैंडर उतारने में कामयाबी हासिल की है। बिल्कुल, और ऐसे में अब बड़ा सवाल यह है कि चांद से भारत को क्या मिलेगा? क्या भारत के हाथ चांद पर मौजूद कोई खजाना लगने वाला है? हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं
the Secretary Department of... Sir, we have achieved soft landing on the moon. India is on the moon. चांद पर खजाना मिलने का पूरा सच। क्या चांद पर सोने का भंडार मिलने वाला है? क्या चांद पर चमकते हीरो की चट्टान मिलने वाली है? क्या मुमकिन है कि चांद पर बेशकीमती पत्थर मिल जाए? आखिर क्यों कहा जा रहा है कि चंद्रयान 3 भारत को मालामाल कर देगा? सकते हैं कि हम लैंडर मॉड्यूल चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग से लेकर सॉफ्ट लैंडिंग तक एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो ये मानता और पूछता है कि इतने ज्यादा रुपए यानी कि 615 करोड़ रुपए आखिर चंद्रयान मिशन पर क्यों खर्च किए गए। चंद्रयान 3 615 करोड़ रुपए में बना है, तो आइए आपको बताते हैं कि 615 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके आखिर इस मिशन से हिंदुस्तान को क्या मिलने वाला है। धरती से करीब 3,84,000 किलोमीटर दूर आसमान में चमकने वाला चांद दशकों से लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचता रहता है। जैसे तैसे तकनीक का विकास हुआ है। चांद के रहस्य को सुलझाने के लिए नए नए तरीके खोजे गए। रूस और चीन जैसे देशों ने चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग कराई, तो अमेरिका चांद पर इंसान उतारने वाला पहला देश बना। मगर चमकते चांद का साउथ पोल वैज्ञानिकों के लिए हमेशा से पहेली ही बना रहा। मगर हिंदुस्तान ने चांद पर कदम रखकर अंधेरे में डूबे साउथ पोल के कई ऐसे रहस्यों को सुलझाने की कोशिश की है जो न केवल दुनिया के लिए किसी क्रांति से कम होगा, बल्कि भारत की इकोनॉमी को बूस्ट कर देगा। अब सवाल ये कि चांद को भारत की अर्थव्यवस्था से क्यों जोड़कर देखा जा रहा है। भारत के इस मिशन के पीछे एक बड़ी वजह मून इकोनॉमी भी है। जी हां, जानकार कहते हैं कि 2040 तक यह मून इकोनॉमी 4200 करोड़ डॉलर तक पहुंच जाएगी और इस पर उस देश का सबसे ज्यादा कब्जा होगा जिस देश के पास चांद के सबसे ज्यादा रहस्य होंगे। और यही वजह है कि अगर चंद्रयान 3 कामयाब हो गया और जो मिशन मून है वो कामयाब हो गया, तो हिंदुस्तान साउथ पोल पर चंद्रयान को उतारने के बाद मून इकोनॉमी पर एक बहुत बड़ा कब्जा करके रखेगा। ब्रिटिश कंपनी प्राइस वाटरहाउस कूपर का अनुमान है कि चांद तक ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस 2040 तक 42 अरब डॉलर तक जा सकता है। कंपनी ने इस बिजनेस को कई कैटेगरी में बांटा है। मसलन मून इकोनॉमी 2026 से 2030 तक 19 अरब डॉलर तक जा सकती है। 2031 से 2035 तक 32 अरब डॉलर और 2036 से 2040 तक 42 अरब डॉलर तक ये इकोनॉमी पहुंच सकती है। भारत ने जिस हेवी लिफ्ट लॉन्च व्हीकल से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है उसका नाम LVM-3M4 है। कुछ समय पहले अमेजन के फाउंडर जेफ बेजोस की कंपनी ब्लू ओरिजिन ने इसरो के LVM-3 रॉकेट के इस्तेमाल के लिए अपनी इच्छा जाहिर की थी। कंपनी इसरो के इस रॉकेट का इस्तेमाल कमर्शियल और स्पेस टूरिज्म के लिए करना चाहती थी और अब जिस तरह इस रॉकेट की मदद से चंद्रमा के साउथ पोल पर उतरने में कामयाबी मिली है, ट्रांसपोर्टेशन कराने वाली दुनिया की कई बड़ी कंपनियां इसरो के इस रॉकेट की मुरीद बन सकती हैं। मून मिशन इसलिए भी जरूरी है क्योंकि एलन मस्क जैसे कई लोग ऐसे हैं जो चांद तक ट्रांसपोर्ट सर्विस देना चाहते हैं, क्योंकि वो इसे एक बड़ा बिजनेस मान रहे हैं। इसके अलावा सरकारों के साथ साथ कई निजी कंपनी जैसे आई स्पेस और एस्ट्रोबॉटिक भी हैं जो लगातार मून के जरिए पैसा कमाना चाहती हैं और वहां से एक बड़ा बिजनेस बनाना चाहती हैं। अब क्योंकि भारत ने साउथ पोल को चुन लिया है, तो साउथ पोल चुनने के बाद भारत इस रेस में काफी आगे नजर आ रहा है और ऐसे में ये कंपनियां भारत को एक बड़ा फायदा देंगी। लेकिन बात सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन तक ही सीमित नहीं रहने वाली। भारत के पास जो डेटा होगा वो भी भारत की अर्थव्यवस्था बूस्ट करने में मील का पत्थर साबित हो सकता है, क्योंकि दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो आने वाले कई दशकों तक चांद पर सफल लैंडिंग नहीं कर सकते हैं। ऐसे देश रिसर्च के लिए भारत से करोड़ों डॉलर में डेटा खरीद सकते हैं। इस डेटा की मदद से वो बिना चांद पर जाए भी अपनी रिसर्च कर सकते हैं, क्योंकि चांद की भूमध्य रेखा का डेटा तो अमेरिका, चीन और रूस के पास भी है, मगर साउथ पोल का डेटा सिर्फ भारत के पास होगा। भारतीय रोवर का यही डेटा बताएगा कि चांद पर पानी मिलता है तो उस पानी से ऑक्सीजन बनाई जा सकती है या नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि तभी भविष्य में चांद पर बेस बनाने की उम्मीदें पैदा होंगी। अनुमान है कि भारत के सफल अभियान के बाद साल 2030 तक चांद पर 40 और 2040 तक 1000 एस्ट्रोनॉट रह रहे होंगे, जिसके लिए चंद्रयान 3 की रिसर्च काफी काम आएगी। सबसे बड़ा जो फायदा होता है
इससे वो ये कि अगर धरती को कल को खतरा पैदा हो जाए तो क्या हम चंद्रमा के ऊपर ऐसे हालात पैदा कर सकते हैं जहां इंसान या जिंदगी बच सके। ये अल्टीमेट लक्ष्य है चंद्रमा को लेकर के, चांद को लेकर के हमारा। उन एक्सट्रीम टेम्परेचर्स के ऊपर क्या मटेरियल चाहिए होगा ऑपरेट करने के लिए, और अगर ऊपर नहीं है तो क्या क्रेटर्स में नीचे जाकर के हम बना सकते हैं ऐसी कॉलोनीज जहां इंसान सरवाइव कर सके, जहां जिंदगी पनप सके। ये सारे सवाल जो हैं ये हम क्रैक करेंगे। अब सवाल यह है कि दुनिया के लिए चंद्रमा के साउथ पोल के आंकड़े क्यों खास हैं? दरअसल लूना 25 और चंद्रयान से पहले लॉन्च हुए सभी यानों ने चांद की भूमध्य रेखा पर उतरने की कोशिश की थी, क्योंकि वहां उतरना साउथ पोल के मुकाबले काफी आसान है। चंद्रमा के साउथ पोल पर बने गड्ढों में 2 अरब सालों से सूर्य की रोशनी नहीं पहुंची है। इस वजह से यहाँ का तापमान -230 डिग्री सेल्सियस तक कम हो सकता है। बेहद कम तापमान के कारण यहाँ की मिट्टी में जमा चीजें लाखों सालों से वैसी ही है। यहाँ की मिट्टी की जांच से कई नई चीजें सामने आएंगी। माना जा रहा है कि यहाँ पानी बर्फ के रूप में मौजूद हो सकता है। चंद्रयान 3 की रिसर्च से सौर परिवार के जन्म, चंद्रमा और पृथ्वी के जन्म के रहस्यों जैसी कई बड़ी बातों का पता चल सकता है। जो वहां के हालात हैं, जो वहां का पर्यावरण है, उसका डेटा हमारे पास नहीं था। वहां के जो खनिज पदार्थ हैं उसका डेटा हमारे पास नहीं था। वहां पे जिस तरह के कंपन होते हैं उसका डेटा नहीं था। वहां का जो